हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें ये भारत का करंट मैप है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये जो मैप है ये 1956 का है, जब सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और ये जो है 1950 का, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। और ये मैप है 1947 का मैप, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये जो टुकड़े टुकड़ों में विभाजित है, इस मैप को आज का भारत कैसे बनाया गया, भारत का विभाजन कैसे हुआ, ये पूरी घटना को हम चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज तो पहले भारत को 1948 में स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जल्दबाजी में 1947 में ही स्वतंत्रता देके इस प्रकार भारत का विभाजन किया, ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का, दोनों का ही मैप क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये घटना, स्वतंत्रता की घटना सर्वप्रथम 1947 को शुरू हुई, जब 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एटली जी, उनकी घोषणा हुई। और उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया या उनके बारे में बताया, लेकिन जो मेन बिंदु थे ये थे कि जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे बेबल, उनके स्थान पे माउंटबेटन को नया वायसराय बनाया जाएगा। और 30 जून 1948 को भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाएगी और उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी। फिर क्या हुआ कि माउंटबेटन साहब भारत आए। उन्होंने दोनों पक्ष, मीन्स उस समय जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग, जो दो मेन पार्टीज थी, उनसे बात किया, उन्हें समझाया, उनको आपस में सुलह करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए। और जिन्ना साहब अपनी बातों पे अड़े रहे कि उन्हें भाई पाकिस्तान अलग ही चाहिए, अलग देश चाहिए। अंततः इतने सारे दंगे हो रहे थे, पूरा देश जो है बहुत ज़्यादा भीषण विभीषिका में जुलझ रहा था। तो इन सब हालातों को देख के कांग्रेस ने भी दुखी मन से विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया। फिर माउंटबेटन ने भारतीयों की परिस्थितियों को अच्छे से समझा और एक माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, उनके इस योजना में ये बताया गया कि 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान बनेंगे, दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा होगी और दोनों का अपना अपना संविधान का निर्माण होगा। इसे दोनों पक्षों ने स्वीकार भी कर लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। भारत ने भी डोमिनियन बनना स्वीकार कर लिया और ब्रिटेन भी इससे खुश हो गए कि अब भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। वैसे तो कई सारे अधिनियम पहले भी पारित हो चुके थे, लेकिन भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होने वाला यह एक अंतिम अधिनियम था। ये 18 जुलाई को ब्रिटेन के दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके पश्चात शाही हस्ताक्षर भी हो गए, तो ये अधिनियम लागू हो गया। पर बात ये थी कि अंग्रेज इतना जल्दी भाग क्यों रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब से विभाजन श्योर हो गया था, तब से पूरे देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ गई थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब पूरा देश लथपथ टाइप का था। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी जो विरोधी दल है, वो जो सत्ता दल के लोग थे, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे कि आप इन पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो वो जो ब्रिटेन है इस समय इन दंगों की जिम्मेदारी से बचना चाहता था, तो उसने जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्रता देना सही समझा। तो इसके पश्चात जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, उसमें मेनली कुछ बातें जो ये कही गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार खत्म हो जाएगा। और इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को ढेर सारी शक्तियां दी गई कि सेना का बंटवारा कैसे किया जाएगा, धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर 2 देशों का गठन कैसे किया जाएगा, सब कुछ माउंटबेटन के ऊपर आ चुका था। पश्चात सीमा आयोग की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ के द्वारा की गई। 1947 में ही आनन फानन में रेडक्लिफ से कहा गया कि भारत के 2 टुकड़े करना है। तो रेडक्लिफ ऐसे आदमी थे जो कभी भारत आए भी नहीं थे, उन्हें भारत के डेमोग्राफी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक सभ्यता के बारे में भी बिल्कुल जानकारी नहीं दी गई थी। तो रेडक्लिफ बहुत परेशान हुए और उनके जो दिलो दिमाग में उसमें जो बातें चल रही थी, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको लंदन के एक नाटक ड्राइंग द लाइन में बखूबी दिखाया गया है।
तो रेडक्लिफ ने बहुत सारे राज्यों का तो धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो पंजाब और बंगाल में थी, क्योंकि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर थी। फिर भी रेडक्लिफ ने किसी तरह 48 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील का क्षेत्र विभाजित कर दिया और 17 अगस्त 1947 को इसे प्रकाशित किया, मीन्स आज़ादी के बाद, क्योंकि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी और 15 अगस्त को भारत को मिल गई थी। उसके बाद मैप डिसाइड हुआ और मैप डिसाइड होने के बाद पूरा देश मतलब जल रहा था, ख़ास तौर पे पंजाब और बंगाल खून से लथपथ था। माउंटबेटन को इस स्थिति के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन माउंटबेटन ये सोचते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी वो दोनों देशों के गवर्नर जनरल रहेंगे और वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने तो उनसे आग्रह किया कि आप हमारे गवर्नर जनरल बने रहिए, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। जिन्ना को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनना था, तो उन्होंने पाकिस्तान ने माउंटबेटन को मना कर दिया और वहाँ पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना जी बने। इस प्रकार जो ये विभाजन था ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही त्रासदीपूर्व घटना थी। अब हम बात करेंगे कि ये भारत बना कैसे, जो छितर बितर मैप है ये एक कैसे बना। तो हम बात करते हैं भारतीय रियासतों या राज्यों का एकीकरण। तो भारतीय रियासतों की संख्या उस समय 562 थी, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के, और इनके अंतर्गत लगभग 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र आता था। ये भारतीय रियासतें कुछ तो बहुत छोटी थी और कुछ बहुत बड़ी थी। छोटी रियासतें जैसे बिलवारी, जिनकी जनसंख्या केवल 27 थी और वार्षिक आय मात्र 8 रुपये। लेकिन कुछ रियासतें जो थी वो बहुत बड़ी थीं, जैसे हैदराबाद। और हैदराबाद का एरिया तो इटली के बराबर था और जनसंख्या भी उस समय 1,40,00,000 थी और आय 8.5 करोड़ रुपए वार्षिक। ये रियासतें भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में थी, दुर्गम क्षेत्रों में भी थी, कुछ उर्वरक थी, कुछ नॉन उर्वरक थी, और इन्हें अंग्रेजों ने अपने अधीन किया हुआ था। जिन कारकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ बनाया, वही कारक इन रियासतों के अस्तित्व में आने के लिए भी उत्तरदायी थे। बहुत सारी रियासतें स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त रूप में अपने अस्तित्व को बनाए हुए थीं तथा संबंधित भू क्षेत्रों में शासन कर रही थी। कंपनी ने इन रियासतों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाया और इन रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कुछ पे डायरेक्ट नियंत्रण था, कुछ पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस प्रकार सारी रियासतें कंपनी के अधीन थीं। 3 जून को माउंटबेटन योजना और एटली की घोषणाओं में भी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि या तो वो भारत में आ जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं, या तो अगर उनको स्वतंत्र रहना है तो वो स्वतंत्र रहें। तो 1946 और 47 में इन रियासतों में बहुत सारे जन आंदोलन उठ खड़े हुए। मोस्टली रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी और कुछ तो कन्फ्यूजन की स्टेट में थी कि भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं। तो उस समय के रियासती विभाग जो है वो दूरदर्शी मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया और उनके जो सचिव थे वो बीपी मेनन जी थे। तो जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने 3 रणनीतियाँ अपनाई। पहले उन्होंने सामंजस्य की नीति अपनाई, दूसरी जनता के दबाव की और तीसरी धमकी की। इन तीनों ही रणनीतियों का उन्होंने बखूबी रूप से उपयोग किया। सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों से देशभक्तिपूर्ण अपील की कि देखिए, आप अपने रक्षा, विदेशी मामले और संचार भारत के अधीन करके आप भारत में सम्मिलित हो जाएं और अपना शासन करते रहिए। क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए ये तर्क दिया कि जब ब्रिटिश राज था तब भी आपकी रक्षा, विदेशी मामले और संचार तो ब्रिटिश राज के अधीन था और आप अपना राज्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार आप भारत में भी सम्मिलित हो जाए और आपकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आएगी। तो हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 के अंत तक 136 रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थी इन तर्कों के आधार पर। लेकिन कुछ रियासतें इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग रखे हुए थे और उन्हें स्वतंत्र होना था। इनमें मेन 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जो सबसे पहले बात करेंगे जूनागढ़। यहाँ का नवाब जो था वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, किंतु जनसंख्या जो थी वो ज़्यादातर हिंदू थी, तो वो भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में थी। अतः नवाब ने दमनकारी रवैया अपनाया।
तो फिर बात आ गई जनमत संग्रह पे कि मतलब जितने भी लोग हैं वो वोटिंग करेंगे कि वो भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से भारत में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। फिर बात आई हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में था। यद्यपि यहाँ की बड़ी जनसंख्या जो थी वो भारत में आना चाहती थी और उसने इसके लिए हैदराबाद में आंदोलन भी शुरू कर दिया कि हमें भारत में मिलना है। पर निजाम जो है वो दमनकारी नीति पे उतर आया। 29 नवंबर 1947 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, किंतु इसके बावजूद भी उसके दमनकारी नीतियां और तेज हो गई। तो सितंबर 1948 तक यह स्पष्ट हो चुका था कि ये ईजली वे में भारत पे नहीं आएगा। तो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 18 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः नवंबर 49 तक हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। फिर आई कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर राज्य का शासक हिंदू था एवं जनसंख्या मुस्लिम थी, मीन्स जस्ट अपोजिट टू जूनागढ़। इसके पश्चात यहाँ का शासक कश्मीर की संप्रभुता बनाए रखने के पक्ष में था तथा भारत और पाकिस्तान किसी डोमिनियन में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। किंतु कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान, जो अभी नया नया पाकिस्तान बना था, वहाँ के लोग थे कबीली, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे वो श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। इस बात को पाकिस्तान सेनाओं ने भी समर्थन दिया और आक्रमणकारियों के साथ मिल गई। अंततः विवश होकर कश्मीर के शासक ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये एक, जैसे हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहती है ना, उसी प्रकार ये भी था कि इसमें कुछ शर्तें थी कि हम इन शर्तों के आधार पे भारत में विलय कर रहे हैं। तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके पश्चात कबीलाओं को खदेड़ने के लिए भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेज दिया और भारत ने पाकिस्तान समर्थित इस आक्रमण की शिकायत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दर्ज करा दी और उसने जनमत संग्रह के आधार पर समस्या को समाधान करने की सिफारिश भी किया। इसके साथ ही भारत ने 84,000 वर्ग किलोमीटर का भू क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में छोड़ दिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2/3 जो जम्मू कश्मीर का एरिया वो भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास था। भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब इन तीनों रियासतों के भारत में विलय के सम्मिलित होने के पश्चात और भी बहुत सारी दिक्कतें थी कि इन सभी रियासतों को एक आधुनिक इकाई के रूप में किस प्रकार किया जाए और उन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार लाया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए निम्न तरह से पहलू अपनाए गए। पहला जो छोटी छोटी रियासतें थीं जिनकी संख्या 216 थी, उन्हें श्रेणी ए में सूचीबद्ध कर दिया गया और उन्हें संलग्न प्रांतों में विलय कर दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। कुछ रियासतों का विलय एक इकाई के रूप में किया गया है, वो केंद्र द्वारा प्रशासित की जाएंगी। इन्हें श्रेणी सी में सूचीबद्ध किया गया। इनमें 61 रियासतें थीं और एक अन्य प्रकार के विलय राज्य संघों का गठन किया गया। इनकी संख्या 5 थी। ये रियासतें थी कठियावाड़ा की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रदेश की संयुक्त रियासतें और भी बहुत सारी थी। तो प्रारंभ में रक्षा, संचार, अवस्था और विदेशी मामलों के मुद्दे पर इन रियासतों का विलय किया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि आपस में सभी का निकट संबंध होना अनिवार्य है। 5 राज्य संघ तथा मैसूर ने भारतीय न्याय क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और इन्हें संवर्ती सूची के विषयों, कर को छोड़कर अनुच्छेद 238 के विषयों तथा केंद्र की नियंत्रण शक्ति को 10 वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा श्रेणी बी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और अंत में सभी रियासतें पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित हो गई और भारत की एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अंग बन गई। तो इस प्रकार हमने समझा कि कैसे भारत का पहले विभाजन हुआ, उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर कैसे टूटे फूटे भारत को एकीकृत किया गया, उसमें कैसे सूझबूझ को दिखाया गया। तो इस प्रकार भारत का निर्माण हुआ।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए काम की वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।